कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे, अगले यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, और इस पार्ट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। व्हीटस्टोन नाम के एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था ये। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट एन अननोन रेजिस्टेंस। ओके, आपके सामने जो है एक अननोन रेजिस्टेंस रखी है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए जो है ये इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस डिवाइस कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को निकालने के लिए भी आप लोग इस डिवाइस का यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और ये कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले डिवाइस का नाम है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने एक ये डिवाइस बनाया व्हीटस्टोन ब्रिज करके, तो उसको यूज करके जो है आप लोग एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो ये डिवाइस का कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन जरूर आप लिखें कि किस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट करना है डिवाइस को। तो ये इस तरह से ये डिवाइस बनाया जाता है। यहाँ पे एक नॉन बैटरी लगाई जाती है, उसके आगे एक ये हमने की लगा दी और ये कर दिया जॉइन। बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। आपको ध्यान होगा गैल्वेनोमीटर कैसा डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द करंट। ओके, ये करंट को, माइन्यूट करंट्स को चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है बच्चों। तो ये डिवाइस है, ये गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया, ये एक बैटरी लगा दी वी वैल्यू की। ओके, मैं रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मान लेता हूँ P, Q, R एंड S। ओके, तो ये हमारे पास चार रेजिस्टेंसेस है P, Q, R, S। मुझे क्या करना है, मुझे जो है लेट अस अज्यूम कि मुझे S की वैल्यू नहीं पता कितनी होती। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग जो है ना, ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है इस सर्किट को कि गैल्वेनोमीटर के अंदर से बिल्कुल भी करंट फ्लो ना करे। ओके, इस कंडीशन को बोला जाता है बैलेंस्ड कंडीशन, कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ओके, उस कंडीशन को बोला जाता है बैलेंस्ड कंडीशन। ओके, तो उस बैलेंस के लिए रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, मुझे P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, S की वैल्यू क्या होगी मैं इस मेथड से निकाल सकता हूं। ओके, तो देखते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, कैसे काम करता है। तो अभी आपको बेसिक आइडिया समझ आ गया होगा कि मुझे क्या करना है। बेसिकली एक व्हीटस्टोन ब्रिज में उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या मतलब क्या है कि मुझे इस गैल्वेनोमीटर से जो है कोई भी करंट पास नहीं करना चाहिए। ओके, पहले नेमिंग कर लेते हैं पॉइंट्स की, A, B, C एंड D। ओके, तो मतलब बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास ना करे, तो मतलब B और D पॉइंट के बीच में कोई करंट पास ना करे। ओके, और दो पॉइंट्स के बीच में करंट कब पास नहीं करेगा, जब उन दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे। ओके, दैट मींस B और D को मुझे इक्वी पोटेंशियल करना है। ओके, तो ये मेरी इच्छा है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले दिस इज डिवाइस इज कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, प्रिंसिपल, दिस डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉज के ऊपर काम करता है ये। ओके, किरचॉफ्स लॉज। तो आप किरचॉफ्स के दोनों लॉज एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके अंदर। प्रिंसिपल हो गया ये मेरा। ओके, अब इसकी स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्किंग। वर्किंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग के लिए मैं उसी कंडीशन को मानूंगा कि गैल्वेनोमीटर से कुछ भी करंट पास नहीं हो रहा। ओके, अगर गैल्वेनोमीटर से पास नहीं हो रहा, अब मैं लूप बहुत इजीली बना सकता हूं अपना। ओके, इसके अंदर दो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए दो लूप्स हम लोग क्रिएट करेंगे। एक ये मैंने क्रिएट कर लिया अपना लूप। ओके, तो इन लूप A, B एंड D, तो लेट अस अज्यूम के इसके अंदर से जो है I अमाउंट ऑफ करंट निकला था। ओके, ये I अमाउंट ऑफ करंट इधर जाएगा, इधर लेटस से IP चला गया, इधर लेटस से IR चला गया। ओके,
अगर गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, ओके, मैंने यही तो कंडीशन बोली ना कि मुझे ये निकालना है कि किस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, ओके। तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास ना हो उस टाइम पे क्या होगा, जितना भी करंट इधर से आ रहा है बीच में तो जान रहा है सारा का सारा आगे निकल जाएगा, यानी कि आईपी ही करंट इधर जा रहा होगा, ओके। सिमिलरली इधर से कुछ करंट नहीं आ रहा तो जितना करंट इधर से आ रहा है सारा का सारा इधर निकल जाएगा, आई आर। तो ये दोनों करंट्स आपस में ऐड होके फिर से आई बना देंगे। तो इस तरह से मेरा करंट का डिवीजन होता है इसके अंदर केसीएल लगाने पर, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं केवीएल लगाना इन द लूप ए बी डी ए, ओके। तो फॉर लूप ए बी डी एंड ए, ओके। सबसे पहले हम लोग लूप की डायरेक्शन देखो और करंट की डायरेक्शन देखो। लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, माइनस का होगा या प्लस का होगा, प्लस का होगा, ओके। तो लूप और करंट की डायरेक्शन सेम तो प्लस। सो हमने क्या करा, आई पी इंटू पी कर दिया, ओके। ये नीचे गए, इसमें से कोई करंट पास ही नहीं हो रहा तो कोई रोल ही नहीं है, 0 टाइम्स जी होगा। ऊपर चले तो आई आर, देखो अब इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब माइनस, तो माइनस आई आर टाइम्स आर इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। इसको उधर ले जाओ, आपके पास सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, आई पी बाई आई आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय पी। दैट्स ऑल, ओके। आई पी बाई आई आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय पी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इसी तरह से सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, एक और लूप बनाते हैं, ये कर देते हैं लूप की डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय लूप, तो ये है लूप मेरा, ओके। तो अब इसके लिए जो है आप लोग बनाओ, कैसे करोगे, क्या लूप की डायरेक्शन ले ली मैंने, सी डी बी ए बी सी, ओके। तो फॉर लूप सी डी बी सी, सी डी बी सी, सी डी बी सी। तो सबसे पहले सी डी के अंदर देखो, आर्म के अंदर के लूप की डायरेक्शन नीचे है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो माइनस आई आर इंटू एस, ओके। ऊपर बढ़े 0 करंट फ्लो कर रहा है, इस तरफ जाते हैं तो सेम डायरेक्शन आ गया, प्लस का आई पी टाइम्स क्यू, प्लस आई पी टाइम्स क्यू इज इक्वल टू 0, ओके बच्चों। तो फिर से नेगेटिव वाला कंटेंट उधर ले जाएंगे, सो आई पी इंटू क्यू इज इक्वल टू आई आर इंटू एस हो गया, आई पी बाई आई आर, आई पी बाई आई आर इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय क्यू हो गया, है ना बच्चों। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देखो आई पी बाई आई आर बाई पी के इक्वल है, आई पी बाई आई आर एस बाई क्यू के इक्वल है, इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर देंगे हम लोग। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या आ गया मेरे पास, इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट, व्हाट डिड वी गेट, आर बाई पी इज इक्वल टू एस बाय क्यू, ओके। पी को ऊपर ले जाओ, एस को नीचे ले जाओ, क्या इक्वेशन बन गई आपके पास, पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। तो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस कंडीशन, ओके। किस कंडीशन में बैलेंस होगा, यानी कि किस कंडीशन में करंट जो है जी से पास नहीं होगा, किस कंडीशन में बी और डी पॉइंट जो है इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बन जाएंगे, तो ये वो कंडीशन है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस कंडीशन, ओके। अगर आपके चारों रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं का मतलब कि आप इसकी रेजिस्टेंस निकालो, मान लो ये 10 है, ये 20 है, ओके। ये मान लो आप जो है ये 20 है, ये 40 है, ओके। तो 10/20 इज इक्वल टू 20/40, दोनों का रेशियो सेम आ गया। तो इस केस में गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। देखो मैंने क्या बोला, ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 40 है, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हो जाए, तो यानी कि अगर 10/20 इज इक्वल टू 20/40 हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात ये करनी है कि सर ये तो बैलेंस कंडीशन फॉलो हो गई, बैलेंस कंडीशन फॉलो हो गई तो क्या करें, तो क्या करें, गैल्वेनोमीटर से कुछ भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ओके। तो इसका अपोजिट भी ट्रू है, कैसे, कि अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन मुझे नहीं मिल रही, यानी कि मतलब क्या, कि आपने इस तरह का सर्किट एक बनाया,
गैल्वेनोमीटर के अंदर देखा कि आपको तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन दिख रही है, ओके, तो आप क्या बोलोगे, अरे इसके अंदर तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन दिख रही है मुझे, तो इसका मतलब क्या हुआ, P/Q मस्ट बी इक्वल टू R/S, ओके, ये रेशियो जो है वो मेरा सेटिस्फाई हो गया, तो इसीलिए जो है बीच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ओके। तो अब जरूरी तो नहीं है गैल्वेनोमीटर लगाओ, ओके, बीच में कोई रेजिस्टेंस भी लगा हो सकता है, ओके, तो इसको भी यूज करके हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, देखो ये 1 2 3 4 रेजिस्टेंसेस लगते हैं, ओके, बीच में गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है, बीच में रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ओके, 2 पॉइंट्स में के ऊपर जो है इनमें से, ओके ओके, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर जो इन चारों रेजिस्टेंस के ऊपर जो है क्या लगा होगा, एक लगा होगा आपका बैटरी या फिर कोई सेल, बीच के 2 पॉइंट्स के बीच में जो है एक रेजिस्टेंस या फिर एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा, ओके, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट बोला जाता है। आई होप ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो इसके कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तब तक आप इसको जल्दी से पॉज करके वीडियो को इसकी बैलेंस कंडीशन को नोट डाउन करो ताकि हम आगे बढ़ सकें, ओके। आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं किस तरह से और कैसे बनाया जा सकता है इसको। अब आप इसको ध्यान से देखो कि कुल मिला के व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट का एक टाइप तो आपके सामने ये है, ये हुआ, तो दिस इज P/Q/R/S A/B/C एंड D, ओके। बीच में चाहे गैल्वेनोमीटर लगा हो चाहे कोई रेजिस्टेंस लगा हो, ओके। अगर इफ P/Q इज इक्वल टू R/S, तो उस टाइम पे जो भी ये रेजिस्टेंस होगा वो आपको गायब कर देना है कुल मिला के, ओके। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर आप सबसे पहले ये चेक करोगे आपके डिवाइस के अंदर कि P/Q इज इक्वल टू R/S तो नहीं हो रहा। अगर R/S हो रहा है तो आप इस रेजिस्टेंस को गायब कर दोगे, ओके। तो बस अब आपके पास बन गया P+Q R/R+S और उसका पैरेलल। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इसका, ओके। तो फर्स्ट मेथड। दूसरा, ओके, दूसरा आपके पास सेम जो है किस तरह से आ सकता है, कुछ इस तरह से भी आ सकता है। ये हुआ, इसको थोड़ा सीधा करके ये ऐसे और एक ये यहाँ से ऐसे, ओके। अब आपको इस केस में क्या करना है, आपको इस केस में P/Q/R/S और ये आप बोल दो M, ओके। तो ये आपके पास इस तरह से अरेंजमेंट भी हो सकता है जिसके अंदर आप जो है देखोगे कि ये पॉइंट तो हो गया आपका A, ये पॉइंट हो गया आपका B, नहीं ये पॉइंट हो गया आपका, रुको, दिस पॉइंट इज A, बीच वाले पॉइंट को B बोल दिया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो इस पॉइंट का नाम C है और इस पॉइंट का नाम D है, ओके। आप लोग देख सकते हो कैसे ये 2 सर्किट्स इक्विवेलेंट है। अपने माइंड में इसको पॉज करके एक बार जस्ट इमेजिन कि कैसे मैंने सेम सर्किट को, वायर्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इस तरह के सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ओके। अगेन अगर आपको इस तरह का सर्किट मिले तो आपको क्या करना है, चेक, इनके रेशोज को चेक करना है। तो P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाएगा। अगर यदि P/Q इज इक्वल टू R/S है तो क्या हो जाएंगे आपके ये पॉइंट B और पॉइंट D, ये दोनों पॉइंट्स जो है कैसे हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे और इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस रेजिस्टेंस के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो आप इस रेजिस्टेंस को M को गायब कर सकते हो, ओके। तो सर्किट को सिंपल हो जाएगा आपके लिए, ओके। तो इस तरह से ये दूसरा वे है टू मेक दिस व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। दिस इज अ थर्ड वे टू मेक अ व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट जो कि आपके सिलेबस में रहता है, तो वो कुछ इस तरह से है। ये है एक यहाँ से ये पॉइंट A है, ट्रायंगल बन गया,
एक सेकेंड जस्ट, दिस इज़ अनदर अरेंजमेंट जिसके अंदर जो है व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ ये, वेरी गुड। सो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ओके, अब देखो आपने मैंने क्या करा इसके केस में कि ये हो गया आपका P Q R S एंड M। ओके, तो अब आप इसको देखोगे तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसी अरेंजमेंट को इस तरफ शिफ्ट कर दिया है। ओके, देखो इसको ध्यान से आप लोग कि मैंने क्या करा, इसी अरेंजमेंट को मैं क्या करूं कि ये वाले जो 2 पॉइंट जो P और R जो हैं इनको मैंने क्या करा, इनको इधर ले आया, इनको मैं P और Q बोल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं इसी की लैंग्वेज में बात करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये R रहेगा। ओके, एंड दिस विल बी द Q एंड S, इस पॉइंट का नाम ए होगा और इस पॉइंट का नाम सी होगा। अब मैंने क्या करा, सिर्फ जो है क्या करा है, ये वाला जो ए वाला पॉइंट है इसको यहाँ ना बना के इसको घुमा के इस तरफ ए पॉइंट को यहाँ ले आए। ओके, तो ये कैसा शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, तो ये मेरा जो है डिवाइस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, एम वाले को रिमूव कर सकते हो। तो इफ दिस P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस है, अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हो रहा है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, M को रिमूव कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से ये व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट आपके हेल्प कर सकती है टू सोल्व डिफरेंट कम्प्लेक्स सर्किट्स। तो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने बस ये P बाई R वाली जो ये वाली जो वायर थी, ये जो ए पॉइंट था, मैंने इसको यहाँ से उठा के इस तरफ शिफ्ट कर दिया, कर सकता हूँ मैं सिंपली। ओके, तो ये मेरे पास ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट का एक टाइप है। देखने में हो सकता है आपको लग रहा हो कि ना हो, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। ओके, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट, जिसके अंदर अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस रहता है तो बीच में से कुछ भी फ्लो नहीं करता। ओके, इसमें से कुछ भी फ्लो नहीं करता, इसमें से कुछ भी फ्लो नहीं करता। ओके, तो एक तो ये पार्ट है। दूसरा, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का जो एप्लीकेशन था, अभी मैंने आपको बताया ना, व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल में पूरा क्या हमारे हेल्प करता है, टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। तो ये कैसे अननोन रेजिस्टेंस को हेल्प करेगा मेरे फाइंड आउट करने के लिए, तो बना लेते हैं अपना व्हीटस्टोन ब्रिज एक बार दोबारा से, इसी वाले को देखते हैं कैसे ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लें, ये सारे के सारे व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट्स ही हैं। अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हो जाएगा तो M को आप गायब कर सकते हैं। ओके, सो देखो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, कैसे दिस व्हीटस्टोन ब्रिज कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट द टेम्परेचर। दूसरा, टू हेल्प इट कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ये आपके पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट हमने बना दिया। ओके बच्चों, तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है, हमने ऐसा बना दिया। वेरी गुड। ओके जी, सो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। यहाँ पे हमने जो है एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे एक हमने की लगा दी। जैसे ही मैं की को ऑन करूँगा वैसे ही जो है इसके अंदर एक करंट बहेगा, ये इधर जा रहा है। बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ओके, तो लेट अस से कि मुझे S की वैल्यू नहीं पता क्या है। ओके, मैं ये मान लेता हूँ S की वैल्यू मुझे नहीं पता। ओके, बट मेरे को P और Q की वैल्यू पता है पक्का। R मेरे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ओके, R इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। रियोस्टैट हो सकता है ये, ओके, एक रेजिस्टेंस बॉक्स हो सकता है ये, तो इसकी वैल्यू मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं जब तक इस R की वैल्यू को चेंज करता जाऊँगा मैं और देखता जाऊँगा कि गैल्वेनोमीटर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, मैंने मान लो कि R की वैल्यू को अभी जो नॉर्मल वैल्यू है वो रखी इसकी। ओके, मैं देखा गैल्वेनोमीटर 0 नहीं दिखा रहा है, वो कुछ दिखा रहा है, तो बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। ओके, फिर मैंने क्या करा, आर की वैल्यू को थोड़ा सा और चेंज करा, ट्रायल एंड एरर मेथड से आर की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करा। अगर करंट बढ़ गया तो इसका मतलब नहीं, गलत कर रहा हूं मैं। ओके, अगर घट गया तो देयरफॉर आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके, तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा और बढ़ाया करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को, तो करंट थोड़ा सा और डिक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू को और चेंज करा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गैल्वेनोमीटर से 0 करंट फ्लो कर रहा होगा। ओके, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस अगर इसमें से 0 करंट फ्लो करने लग जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि माई बैलेंस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो देयरफॉर इन दैट केस P बाय Q मस्ट बी इक्वल टू R बाय S। ओके,
अगर S मेरा अननोन रेजिस्टेंस है तो देयरफॉर S इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई P डिवाइडेड बाय Q। इस तरह से हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बाय द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड। P और Q की वैल्यू मुझे पता है, R की वैल्यू को मैं चेंज करता जाऊंगा और जो है S की वैल्यू मेरे पास आती जाएगी। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, पहला यूज़। दूसरा यूज़, आई कैन ऑल्सो यूज़ इट टू फाइंड आउट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ओके, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया। ओके, कैसे करा, मैंने मान लो इनको बर्फ़ में रख दिया, किसी भी एक चीज़ में रख के इन तीनों चीज़ों का टेम्परेचर कर दिया कांस्टेंट। ओके, अब इसको मैंने रख दिया, जिस भी चीज़ का टेम्परेचर मुझे पता करना है, लेट अस से कि मुझे वाटर का टेम्परेचर पता करना है कि पानी मेरा कितने टेम्परेचर के ऊपर है। ओके, तो इस रेजिस्टेंस को मैंने रख दिया उसके अंदर। ओके, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि पानी के अंदर रखने के बाद उसका टेम्परेचर, मान लो कि मैंने खोलते हुए पानी में 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखा। ओके, तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए, इसकी वजह से जो है इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ चेंज हो जाना चाहिए बच्चों। तो ऑफ कोर्स ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये रेजिस्टेंस चेंज हो गया है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को जो है ये बैलेंस हो जाए मेरा। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू फाइंड आउट द टेम्परेचर। ओके, तो ये था पहला एप्लीकेशन इसका, टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड आउट टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एट रूम टेम्परेचर हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर वी बैलेंस द व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले हमने इसको रूम टेम्परेचर पे इसको बैलेंस कर लिया, यानी कि P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S0 बोल देता हूँ मैं। रूम टेम्परेचर पे इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू S0 आ रही है मान लो। ओके, अब मैंने क्या करा, अब मैंने जो है इसको एक जिस भी चीज़ का टेम्परेचर निकालना है, लेट अस से कि मुझे जो है वाटर का टेम्परेचर निकालना है। ओके, मैंने इस रेजिस्टेंस को S को उस वाटर के अंदर रख दिया। ओके, ये जिस भी चीज़ का मुझे टेम्परेचर निकालना है मैंने इसको उस चीज़ के अंदर रख दिया। ओके, खोलते पानी के अंदर रख दिया मैंने जिसका मुझे टेम्परेचर निकालना। तो अब इसका रेजिस्टेंस इसकी वजह से कुछ चेंज हो जाना चाहिए। एस टी इज इक्वल टू S0 ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा टी। ओके, तो मुझे S0 की वैल्यू पता है। ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मुझे रेजिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए मेरी वायर का। ओके, जिस भी मटेरियल को मैं बना रहा हूँ, तो मतलब अगर मुझे एस टी की वैल्यू मिल जाए, आई कैन इजीली फाइंड आउट माई टेम्परेचर। ओके, इफ आई नो द वैल्यू ऑफ एस टी आई कैन इजीली फाइंड आउट माई टेम्परेचर। ओके, तो वही निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस अरेंजमेंट को फिर से बैलेंस करते हैं। ओके, तो देखो, अब अगर मैं जो है जैसे ही इसको पानी के अंदर रखूंगा तो क्या होगा, ये कंडीशन जो है, अब इसके नीचे जो ये कुछ S0 की जगह रेजिस्टेंस जो है ST हो गए। ओके, तो इस टाइम पे P बाय Q इज नॉट इक्वल टू R बाय ST रह जाएगा। ओके, क्योंकि वो तो R बाय S0 के इक्वल है ना, तो P बाय Q इज नॉट इक्वल टू R बाय ST हो जाएगा। ओके, तो अब अगर मुझे ये रेजिस्टेंस निकालना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इसको बैलेंस करूंगा। ओके, मैं R की वैल्यू को चेंज करूंगा और उसके हिसाब से बैलेंस करेंगे। ओके, तो लेट अस से कि इसकी नई वैल्यू आती है P बाय Q इज इक्वल टू R1 बाय ST। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग ST की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके इक्वल आएगी वो, P बाय Q इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू R1 इंटू Q डिवाइडेड बाय P। तो ये आ गया मेरे पास रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T। ओके, क्योंकि मैंने इसको अब R1 की वैल्यू निकाल के इसको बैलेंस कर लिया है। ओके, तो ST इज इक्वल टू R1 इंटू Q बाई P आ गया। इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे फॉर्मूलाज के अंदर और T की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इन दिस वे हम लोग निकाल सकते हैं दी टेम्परेचर। ओके, तो इसके अंदर पुट भी कर देते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू S0 ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा T इज इक्वल टू R1 इंटू Q डिवाइडेड बाय P। You can easily find out the value of temperature from here. Okay, so
because you know the value of S naught from this equation, you know the value of alpha from the material specifications, और T की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं from this formula. ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं. अगर मुझे टेम्परेचर निकालना है तो क्या करना है किसी चीज़ का, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इसको रूम टेम्परेचर पे बैलेंस करूंगा. P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय एस कर लिया मैंने. ओके, तो मैं मान लेता हूं कि अभी जो उसका रेजिस्टेंस है उसको मैंने S0 बोल दिया. P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय S0 मैंने उसको बैलेंस कर लिया. ओके, अब S0 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है. अब मैं क्या करता हूं, उसी सेम रेजिस्टेंसेस को, एक जिसका भी मुझे टेम्परेचर पता करना है, पानी का करना है या फिर किसी भी चीज़ का करना है, तो मैं उसके अंदर पुट कर दूंगा उस रेजिस्टेंस को. ओके, अब इस हाई टेम्परेचर की वजह से उसका रेजिस्टेंस कुछ चेंज हो जाना चाहिए. रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो लेट अस से कि अब नया रेजिस्टेंस आया ST. ओके, लेकिन अब इसकी वजह से क्या हुआ, बैलेंसिंग जो है वो बिगड़ गई इसकी. क्यों? क्योंकि पहले जो था वो P बाई क्यू इजिकल टू R बाय एस 0 था. ओके, P Q और R तो सेम है, लेकिन S की वैल्यू चेंज होके ST हो चुकी है, तो बैलेंसिंग बिगड़ गई ना, तो गैल्वेनोमीटर में करंट आने लग गया. अब आप क्या करोगे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना स्टार्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ ए रेजिस्टेंस बॉक्स. तो जैसे जैसे आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा फिर से ये बैलेंस हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में फिर से 0 आ जाएगा डिफ्लेक्शन. ओके, तो अब आपके पास जो है नया रेजिस्टेंस यहाँ पे R ना रह के R1 हो चुका है. तो आपने बैलेंस कंडीशन क्या आ गई, P बाई क्यू इज इक्वल टू R1 बाय एस टी कर दी. एस टी मस्ट बी इक्वल टू R1 इंटू क्यू बाई पी. तो एस टी का फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से S नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी. तो एस नॉट की वैल्यू आपको पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से. ओके, तो आई होप आपको व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट समझ आ चुकी होगी. तो अगले पार्ट में हम लोग इसी के एक दो और एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज. ओके, मीटर ब्रिज इज़ अ टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमें हेल्प करता है निकालने के लिए टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस. ओके, किसी अननोन बैटरी के अंदर जो है कितनी EMF है ये निकालने में हेल्प कर सकता है ये मेरी. दूसरा ये किस चीज़ में हेल्प कर सकता है, दूसरा दिस मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर कैन हेल्प मी टू फाइंड आउट द रेशोज ऑफ टू सेल्स. ओके, दो सेल्स के रेशो को पता करने में हेल्प कर सकता है. ओके, पोटेंशियोमीटर कैन ऑल्सो हेल्प एक्ट एज अ वोल्ट मीटर की तरह ही ये मुझे वोल्टेज बताने में भी हेल्प कर सकता है, कितनी वोल्टेज एक डिवाइस से पास हो रही है, तो ये हेल्प करता है ये मेरी. और इसका क्या यूज़ है, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल और बैटरी. ओके, तो कौन कौन से यूज़ देखे हमने, देखेंगे हम लोग अगली पार्ट में, कि ये मुझे जो है एक अननोन सेल के बारे में बता सकता है, उसकी EMF कितनी है. दो सेल्स के रेशो को बता सकता है ये मुझे. तीसरा, ये किसी इंटरनल रेजिस्टेंसेस के बारे में बता सकते हैं. मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ये दो ऐसे डिवाइस हैं जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज को ही आगे अच्छा बनाकर किए गए हैं यूज़. ओके, तो ओके बच्चों, तो अब हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को करके देखते हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, पहले क्वेश्चन को, तो क्या लिखा है, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट P इज इक्वल टू 4 ओम, Q इज इक्वल टू 8 ओम, R इज इक्वल टू 12 ओम एंड S इज इक्वल टू 5 ओम. फर्स्ट पार्ट इज द ब्रिज बैलेंस्ड. ओके, क्या ब्रिज इज इन द बैलेंस कंडीशन और नॉट. ओके, तो लेट अस डू दिस पार्ट. तो सबसे पहले बैलेंस कंडीशन क्या होती है, P बाई क्यू मस्ट बी इक्वल टू R बाय एस. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बैलेंस है, अगर नहीं हो रही तो नहीं है. तो P बाई क्यू की वैल्यू निकालो. P बाई क्यू इज इक्वल टू 4 बाय 8 यानी कि 1 बाय 2. अब निकालो R यानी कि P बाई क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 बाय 2 आ गई. ओके, R बाय S उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 12 डिवाइडेड बाय 5. तो जाहिर सी बात है P बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू R बाय S. तो therefore P by Q is not equal to R by S. ओके, तो therefore हम क्या कर देते हैं, दिस इज नॉट बैलेंस्ड. फर्स्ट पार्ट में आंसर आ गया आपका, ये बैलेंस नहीं है. ओके, सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं. What resistance should be added in series with S to make it balanced. S के अंदर कितनी रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया जाए ताकि वो बैलेंस हो जाए. ओके, तो लेट अस अज्यूम कि हम लोग X रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, तो X की वैल्यू मुझे निकालनी है, कितनी होनी चाहिए X की वैल्यू ताकि ये बैलेंस हो जाए. ओके, सो लेट
X resistance be added in series with S। तो नया आपका सेटअप कैसा हो जाएगा, P, ये हो गया, ये हो गया, एंड यहाँ पे एक कुछ इस तरह से आपका सेटअप है ये। तो देखेंगे हम लोग P, Q, R, S एंड X, तो इस तरह से ये हमारा सेटअप है। सो हमको X की वैल्यू निकालनी है ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस है तो यानी कि P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S प्लस X के इक्वल है। ओके, मुझे X की वैल्यू चाहिए, तो S प्लस X मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, R multiply Q divided by P, X, therefore X must be equal to R multiply Q divided by P minus S। ओके, अब वैल्यूज पुट कर दे सब चीजों की। X इज इक्वल टू R की वैल्यू पुट करो, सबसे पहले R की वैल्यू दे रखी है 12 ओम। ओके, मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू क्या दे रखी है 8, डिवाइडेड बाय P की वैल्यू क्या दे रखी है 4, माइनस S की वैल्यू क्या दे रखी है 5। तो ये आ गया आपके पास 12 टू द 24, 24 माइनस 5 यानी कि 19 ओम के एक रेजिस्टेंस को सीरीज में आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि ये पैरेलल, ताकि ये जो है बैलेंस हो जाए। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ लेट अस डू सम अनदर न्यूमेरिकल। हेलो बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में जैसे कि हमें ये एक अरेंजमेंट दे रखा है। ओके, तो इस अरेंजमेंट में हमें क्या करना है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। इस सर्किट से कितना करंट निकल रहा है, यानी कि मुझे I की वैल्यू निकालनी है इस सर्किट में। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें ये साफ साफ दिख ही रहा है कि दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट का हमने देखे थे 3 टाइप्स, देखे 3 तरीके से बनाया था हमने। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट हमें साफ ही दिख रहा है। तो इसके अंदर क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बैलेंसिंग की, तो P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। तो ऑफ कोर्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो देयरफॉर इस केस में क्या रहता है, बीच में से कुछ भी करंट पास नहीं होता, आप उस रेजिस्टेंस को गायब कर सकते हो। तो देयरफॉर दिस 5 ओम इज नॉट प्रेजेंट, ये है ही नहीं, इसके होने या ना होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपके पास ये सिंपल सा एक सर्किट बन चुका है। अब आप इसको बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये 4 ओम हो गया, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये भी 4 ओम हो गया। 4 और 4 ये दोनों पैरेलल में है, तो सिंप्लीफाई होके ये क्या बन जाएंगे बच्चों, ये 4/2 यानी कि 2 ओम। तो यानी कि इस पूरे सर्किट की जगह एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। ओके, वोल्टेज आपको पता है, करंट निकालना है, बहुत ही सिंपली आप लोग निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम, यानी कि 2 एम्पियर आ गया आपके पास आंसर आपका। ओके, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको इस पूरे क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि आपको सिंपली ये चेक करना है कि आपके जो सर्किट है उसके अंदर क्या बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S है। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप बीच के रेजिस्टेंस को आप गायब कर सकते हो। तो बहुत सिंपली आप इस सर्किट को सोल्व कर सकते हैं। ये इस तरह क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आ जाते हैं कभी कभी। तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाय S, आपने सिंपली कंडीशन को चेक करा और रेजिस्टेंस को गायब कर दिया, दैट्स ऑल। ओके, लेकिन आप देखोगे इसके अंदर सिर्फ P बाई Q इक्वल टू R बाय S के अलावा भी एक और भी ज्यादा बेटर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कैसे कि आप देखो तो ये सारे रेजिस्टेंसेस सेम भी हैं। अगर पहले जैसे सर्किट को बना लें तो कुछ इस तरह का हमारा सर्किट था 5 ओम, तो आप देखो कि P बाई Q इज इक्वल टू R बाय S, तो P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S। ओके, तो इस कंडीशन में और भी ज्यादा बेटर हमें इसके अंदर सेंसिटिविटी मिल रही है। ओके, तो अगर चारों रेजिस्टेंसेस जब सेम हो जाते हैं, ओके, तो उसको क्या बोला जाता है, उस कंडीशन में जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है वो कैसा हो जाता है, मैक्सिमम सेंसिटिव हो जाता है, मैक्सिमम सेंसिटिविटी आ जाती है उस कंडीशन में,
सेंसिटिविटी। तो अगर चारों रेजिस्टेंसेस जब सेम होंगे तो आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है दैट इज मैक्सिमम सेंसिटिव एट दैट टाइम, ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। तो आप जो है इस कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा है या नहीं है, ये चेक करने के लिए। तो मैक्सिमम सेंसिटिविटी कब होगी, जब P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एस। तो चारों रेजिस्टेंस अगर सेम आ गए तो सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा है बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखना। कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम सेंसिटिविटी ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंसेस आर सेम। तो दिस इज अनदर सच क्वेश्चन। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। इसी तर्ज पर हम एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। लेट अस डू इट। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमको क्या करना है, फाइंड द रेशियो R1 बाय R2 इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। ओके, इन दो अरेंजमेंट्स में हमको R1 और R2 की वैल्यू, R1 बाय R2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले जो है आप लोग इसको देखो कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट आपको लग रहा है। ओके, तो इसके अंदर आप देखोगे तो जो फर्स्ट है वो तो सिंपलेस्ट केस है व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट का, ये तो है ही व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। तो ये यहाँ पे नीचे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम इन दैट। तो ये बहुत सिंपली एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है ऑफ कोर्स। ओके, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी क्या एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है हमारा। तो यस, दिस इज ऑल्सो व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। आप इसको ध्यान से अगर देखो तो ये यहां पर एक बैटरी लगी हुई है एक तरह से, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ओके, तो ये एक तरीका है इसको समझने का। दूसरा तरीका क्या है समझने का कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट में चाहे आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशंस को चेंज भी कर दो तो भी उसकी बैलेंस कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। या और दूसरी भाषा में कि अगर एक अंडर द बैलेंस कंडीशन इफ यू चेंज द पोजीशंस ऑफ द बैटरी और गैल्वेनोमीटर देन देयर विल बी नो चेंज इन द सर्किट। अगर अंडर बैलेंस कंडीशन अगर आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज भी कर देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ओके, बोथ द थिंग्स आर इन द बैलेंस कंडीशन। ओके, यहां पर दोनों की दोनों जो है ये फाइंड द रेशियो R1 बाय R2 अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन है आपका कि दोनों के दोनों जो आपके व्हीटस्टोन ब्रिजेस हैं ये बैलेंस कंडीशन है। तो मतलब मैंने यहाँ पे क्या करा, ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर जो है अगर बैलेंस कंडीशन में है तो 3 वोल्ट को मैं नीचे ले आऊँ, गैल्वेनोमीटर को यहाँ ले आऊँ, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दैट। तो कोई चेंज पूरे पे पड़ेगा ही नहीं। तो मुझे R1 और R2 की वैल्यू बाय R2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो R1 बाय R2 निकालने से पहले R1 और R2 की वैल्यू तो निकाल लो। तो पहले R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखो फर्स्ट पार्ट में P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, तो आप लोग उसको सोल्व करें तो फॉर सोल्यूशन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले पहले वाले व्हीटस्टोन ब्रिज में हम देखें तो 4 बाय R1 अंडर बैलेंस कंडीशन 4 बाय R1 इज इक्वल टू 6 बाय 9 विच इज इक्वल टू 2 बाय 3। R1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 ओम आ गया। R1 की वैल्यू आ गई 6 ओम। ओके, इस तरह से R2 की वैल्यू आप निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, फिर से 6 बाय 12 इज इक्वल टू R2 बाय 8। 6 बाय 12 ये था फर्स्ट के केस में, ये सेकंड के केस में बात कर रहा हूं मैं। 6 बाय 12 इज इक्वल टू R2 बाय 8। ओके, तो इसको ये 1 बाय 2 आ गया। R2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4 ओम। R2 इज इक्वल टू 4 ओम आ गया बच्चों। ओके, तो देखो कैसे 6 बाय 12 इज इक्वल टू R2 बाय 8। 6 बाय 12 इज इक्वल टू R2 बाय 8। R2 की वैल्यू निकालनी है, आपने 4 ओम निकाल ली उसकी वैल्यू। ओके, अब आपको क्या करना है, R1 बाय R2 का क्वेश्चन पूछा गया है। R1 बाय R2 मस्ट बी इक्वल टू 6 बाय 4 यानी कि 3 बाय 2। R1 बाय R2 की वैल्यू आ गई आपकी 1.5। दैट्स ऑल। ओके, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप ये वाले पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं इसी तरह से हम लोग। तो बच्चों, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू टू ट्राई। ओके,
आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू टू डू। आपको ये क्वेश्चंस तुम करने हैं और इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं जाके। ओके, इन क्वेश्चंस को देखो एक बार। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो जाएंगे, इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि मुझे पता लगता रहे आपको जो है कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा। ओके, सो ऑन दिस नोट आई एम इनकरेजिंग यू टू डू दिस। थैंक यू वेरी मच गाइस।